हेलो स्टूडेंट्स, नाभिकीय भौतिकी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा 8वां लेक्चर है। नाभिकीय गुणों के संदर्भ में आज जो हमें पढ़ना है वो नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में जानना है। टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसका पहला लेक्चर भाग फर्स्ट, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। विद्यार्थियों, नाभिक की आकृति कैसी है? क्या नाभिक, परमाणु में नाभिक है वो 100% गोल है, यह नाभिक की आकृति गोले से अलग हटके है, इलिप्टिकल है? और यदि ये इलिप्स है तो इस तरह का है, अथवा इस तरह का है, अथवा इस तरह का है। नाभिक में कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किस सममिति में भरे हुए हैं? सममिति में भरे हुए हैं। सिमेट्री क्या है इनकी? स्फेरिकल है, एलिप्टिकल है, इलिप्स में भी किस तरह के इलिप्स हैं? इन सब की जानकारी हमें नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण से प्राप्त होती है। नाभिक में नाभिकीय आवेश की सममिति गोलीय है या दीर्घवृत्तीय है इत्यादि को हम इसके चतुर्ध्रुव आघूर्ण से समझते हैं। अगर गोलीय है तो वो इस तरह का हो सकता है, एलिप्टिकल है तो ये भी 2 तरह का होता है, ऑब्लेट और प्रोलेट। इस तरह से है और एक ये इस तरह से है, लंबकार और दीर्घाक्ष। ये 2 तरह के एलिप्स हो सकते हैं, दीर्घ वृत्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों, नाभिकीय वितरण को समझने के लिए हम ये मान हैं कि माना ये एक पूरा का पूरा नाभिक है जिसमें धनात्मक आवेश भरा हुआ है और ये समान रूप से सब जगह भरा हुआ है। इस नाभिक में बिंदु P पर, ये बिंदु P है, यहां पर एक अल्पांश हम मान लें। इस अल्पांश का आयतन dv और इस नाभिक में भरे हुए आवेश का आवेश घनत्व रो है। रो इट इज चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व है। तो इस अल्पांश का आवेश चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है एकांक आयतन का आवेश। अल्पांश का आयतन dv, इसलिए अल्पांश का आवेश dv आयतन का अल्पांश है और इसका आवेश dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। ये हो जाएगा रो इंटू dv। इस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव है। चूंकि आवेश पूरा है, संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र होंगे, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं केवल अल्पांश के कारण। तो अल्पांश के कारण प्रेक्षण बिंदु हम मान लेते हैं A। इस प्रेक्षण बिंदु A पर, जिसकी दूरी अल्पांश से स्मॉल a वेक्टर के रूप में दर्शाया है, ये दूरी है, तो यहां पर मान लिया जाए कि dq आवेश है और इस dq आवेश A बिंदु पर विद्युत विभव है और इस विद्युत विभव को हम निरूपित करते हैं d फाई से। तो d फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा kq/r, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q आवेश, इसकी वैल्यू हम मान रहे हैं dq/r, दूरी का मान a है। तो ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू dq की वैल्यू रो इंटू dv/a, समीकरण नंबर 1। इसलिए
अगर हमें संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है तो हम दोनों ओर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन तो होगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। आयतन के लिए इंटीग्रेशन है तो इसमें 3 इंटीग्रेशन आएंगे। आयतन या तो इसको हम 3 के रूप में लिखें, और या इसमें 1 के रूप में लिखना है तो नीचे आयतन का v लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट a या फिर 1/a। तो a का मान हम लेते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज OPA में। यहाँ से ये वेक्टर r, ये वेक्टर a, और ये यहाँ से वेक्टर इस कैपिटल R। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर r यानी कि ये वाला वेक्टर बराबर कितना होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू कैपिटल R, इसलिए a इज इक्वल टू r माइनस r। a का परिमाण ज्ञात करना है तो इसको इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि a डॉट a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में r माइनस r डॉट r माइनस r। इसको जब हल किया हमने तो r डॉट r r स्क्वायर प्लस स्मॉल r डॉट स्मॉल r दैट इज r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। और बाद में आएंगे दो टर्म स्मॉल r डॉट कैपिटल R और इस कैपिटल R डॉट स्मॉल r विद नेगेटिव साइन के। तो चूंकि a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं तो ये वैल्यूज तो बराबर होगी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के रूप में है तो ये डॉट प्रोडक्ट में इनके बीच का कोण ये थीटा आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू a, ये वैल्यू a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r r कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2, यानी कि ये अंडर रूट में होगा। हमें इस फॉर्मूले के लिए इसकी मान 1/a के रूप में चाहिए, इसलिए 1/a इज इक्वल टू इसको 1/ में कर दिया, इसकी पावर ऊपर ले गए। यहाँ से कैपिटल R में बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो r स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा तो r निकलेगा बाहर, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भाग लग जाएगा, यहाँ r स्क्वायर का भाग लगेगा तो एक r कम हो जाएगा, ये वैल्यू। अब आपके पास में इस चीज को जैसे मैं मान लेता हूँ 1x, तो यहाँ एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एक्सपेंशन देखते हैं हम, तो सूत्र है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से है। इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं। अरेंज इस रूप में करें कि पहला टर्म कांस्टेंट के रूप में आए, दूसरी टर्म में 1/r की आए, तीसरी टर्म में 1/r स्क्वायर की, चौथी 1/r क्यू की। इस तरह से इसको अरेंज करें। विद्यार्थियों, अगर आपको याद आ रहा है तो फर्स्ट ईयर में मैंने इसको आपको हल करवाया था, तब भी ये हमने क्वाड्र पोल मोमेंट पढ़ा था, लेकिन उस केस में क्वाड्र पोल मोमेंट किसी डाइपोल, किसी परमाणु के लिए था, और यहाँ ये क्वाड्र पोल मोमेंट हम पढ़ना चाह रहे हैं नाभिक के लिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन उसी प्रकार से है जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ इसको रीअरेंज किया और इस समीकरण 2 का मान मैं अब समीकरण 1 में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये इक्वेशन मुझे इस रूप में मिलेगी, दैट इज 1/a का मान मैंने यहाँ रखा, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये 1/r, ये यहाँ पर 1/r। पहले टर्म में रो इंटू डी वी, ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रो इंटू डी वी, ये वाला रो इंटू डी वी इंटीग्रेशन के साथ में। अगले टर्म में 1/r और ये वैल्यू, और तीसरे टर्म में 1/r स्क्वायर, ये अपॉन 2 में भी है, और ये इस तरह से आएगी। इस पहले टर्म को हम फाई 0 मान लें, दूसरे टर्म को हम फाई 1 मान लें, और तीसरे टर्म को हम फाई 2, इस तरह से होगा। इसका मतलब इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु ए पर विभव का मान इन अलग अलग टर्म्स के रूप में मिला। ये टर्म्स हैं फाई 0, फाई 1, फाई 2 एंड सो ऑन। सो दीज आर द टर्म्स। इस समीकरण को हम समीकरण 3 ले लें, तो समीकरण 3 में ये वैल्यू, इसके अलग अलग पद हैं। पहला पद फाई 0, इसकी वैल्यू 1/4 पाई इंटू रो, इंटीग्रेशन आयतन के लिए है तो रो इंटू डी वी बटे आर, इसमें वी लिखेंगे हम, तो ये आयतन का हो गया। ये चीज़ निरूपित करती है रो डी वी, यानी कि एक बिंदु आवेश, रो इंटू डी वी बिंदु आवेश होता है।
और ये फॉर्मूला सीधा सीधा आप जानते हैं कि ये वैल्यू तो हो गई के क्यू बटे आर, जहां क्यू एक बिंदु आवेश है। तो इसका मतलब पहला पद ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि ये वैल्यू एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव का निरूपण है। ओके, दूसरा पद है φ1। ये φ1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन आयतन के लिए है, तो ये आयतन v रो इंटू आर कॉस थीटा dv बटे आर स्क्वायर। आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आर कॉस थीटा की वैल्यू ये आर इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब इस दूरी का इस दिशा में घटक, और ये घटक हम जेड के रूप में एक्सिस को ले लें तो ये घटक जेड के रूप में घटक होगा। तो इसको हम निरूपित करते हैं रो इंटू जेड से, ये वैल्यू वी डी वी, और ये कहलाएगा जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव। इसका मतलब ये है कि अगर φ0 अनुपस्थित है, बिंदु आवेश नहीं है, तो फिर ये एक डाइपोल हो सकता है, द्विध्रुव हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा पद φ2, ये तीसरा पद 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू जो निरूपित करेगी आर कॉस थीटा को हम जेड के रूप में लिख दें तो ये वाला मान आएगा, और ये मान जेड अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत विभव है। इन सारे टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर, इनके गुणकों को हटा दें तो ये समीकरण तीसरा हमें इस रूप में मिलता है। समीकरण तीसरा ये वाला समीकरण जो अभी आपने देखा है φ1 ये φ0 φ1 φ2, तो ये वैल्यू आएगी φ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म that is P0/4 पाई एप्सिलॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन r, और ये टर्म पूरी की पूरी P0 मान लें हम, प्लस दूसरे टर्म में P1 अपॉन, तो ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है इसको P1 मान लें, P1/4 पाई एप्सिलॉन, और r एक ये है और r एक ये r स्क्वायर, प्लस तीसरे टर्म ये वाली टर्म। तो इसमें इस इंटीग्रेशन वाली टर्म को, संपूर्ण टर्म को हम मान लेते हैं P2/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यू प्लस एंड सो, ये टर्म बन रही है आपकी। तो इनमें P0 ये वैल्यू केवल इंटीग्रेशन वाली, इंटीग्रेशन v रो इंटू डी वी। इसी तरह से P1 दैट इज इंटीग्रेशन v रो इंटू आर इंटू कॉस थीटा डीवी, इसको अपन जेड भी लिख देंगे। ओके, ऐसे ही P2 ये वाली टर्म होगी P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v रो इंटू 3। विद्यार्थी यहाँ पर एक आर स्क्वायर टर्म और है जो इसमें आती है, हल करने पर ये यहाँ लिखने से रह गया है, तो दैट इज आर स्क्वायर, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं। तो ये 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर इंटू डी वी। तो ये वैल्यूज हैं P0, P1, P2 एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं मोमेंट्स। ये एकल ध्रुव का आघूर्ण, मोनोपोल मोमेंट। P1 इट इज डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव का आघूर्ण, और P2 इट इज क्वाड्रपोल मोमेंट, चतुर्ध्रुव का आघूर्ण। इस तरह से ये जो डेरिवेशन आया है समीकरण 3, इस समीकरण 3 का नाम होता है मल्टीपोल एक्सपेंशन, बहुध्रुव प्रसरण। और इसके ये अलग अलग ध्रुव हैं, मोनोपोल P0, डाइपोल P1 एंड क्वाड्रपोल मोमेंट दैट इज P2. So these are the moments. So these moments are shown here, जहाँ पर इस इक्वेशन के अनुसार P0 दैट इज रो dV, इसको अपन Q आवेश से निरूपित कर दें, यानी कि ये एकल आवेश है और इसकी वैल्यू Z इंटू ई, क्योंकि नाभिक है और नाभिक का पूर्ण आवेश Z इंटू ई के रूप में होता है, तो इसको हम कहेंगे एकल ध्रुव आघूर्ण।
इसी तरह से P1 दूसरी टर्म, ये रो इंटू जेड डीवी द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका जेड के सापेक्ष लिखा है तो जेड घटक। इसी तरह से P2 दैट इज रो इंटू 3z स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डीवी, इसको कहेंगे हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक। तो ये इसी तरह से और आघूर्ण भी होंगे जो इस एक्सपेंशन में आएंगे, लेकिन हमें केवल अध्ययन करना है चतुर्ध्रुव आघूर्ण के घटक का, इसका। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण P2 के कारण ही नाभिक के आवेश वितरण की जानकारी, इसकी सममिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यदि हम ये कहें कि P0 इज इक्वल टू 0 है, P0 दैट बिकम्स 0 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर ये वैल्यू P2 इज इक्वल टू 0 और P2 की वैल्यू 0 होती है तो इसमें से रो अपॉन 2 dv ये तो 0 में चले जाएंगे और यहाँ रह जाएगा 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कम हो गया, यानी कि 2z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स 2z स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये सब बराबर हो गए, और इसका मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो इस स्थिति में नाभिक की सममिति गोलीय सममिति होगी, यानी कि नाभिक कैसा होगा, ये नाभिक गोलीय नाभिक होगा यदि चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य है। ओके, इसी तरह से दूसरी चीज है कि यदि चतुर्ध्रुव आघूर्ण धनात्मक हो, इसका मतलब 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उस स्थिति में 3z स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मान, और इसमें से एक जेड स्क्वायर कम हो जाएगा तो 2z स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस स्थिति में सिमेट्री इलिप्टिकल होगी, यानी कि इस स्थिति में सिमेट्री हमारे इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय होगी, और ये दीर्घवृत्त जो होगा वो इस तरह का दीर्घवृत्त होगा। इसमें जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इसमें एक्स और इसके लंबवत ये वाई, ये दोनों ही वैल्यूज कम होंगी। इस तरह के दीर्घवृत्त को हम नाम देते हैं प्रोलेट, यानी कि दीर्घाक्ष दीर्घवृत्त। और तीसरे प्रकार का स्थिति ये हो सकती है कि जब नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक हो, 0 से कम हो, और ये 0 से कम होगा तो जैसे हमने इसको हल किया है उसी तरह से 2z स्क्वायर इट विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अर्थ ये हो गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी जेड स्क्वायर से, वाई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी जेड स्क्वायर से, और अब इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त इस तरह का होगा। इस प्रकार के दीर्घवृत्त का नाम होता है, दीर्घवृत्त होता है, उसे हम लंबाक्ष दीर्घवृत्त कहते हैं। विद्यार्थियों, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन था। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको करवाया था। आप लोग इसको एक बार हल करें और बाइनोमियली एक्सपेंड करें, और बाइनोमियली एक्सपेंड करके इसकी सारे टर्म्स को इस तरह से अरेंज करें, और उसके बाद में इनके आघूर्णों को परिभाषित करें। ये आघूर्ण जो आपको प्राप्त होंगे ये मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल आघूर्ण के रूप में होंगे, और उनके आधार पर हम परिभाषित करते हैं कि नाभिक की सममिति किस तरह की होगी। लंबाक्ष की, ये दीर्घाक्ष के रूप में होगी,
ये लंबाक्ष के रूप में होगी या फिर ये गोलीय होगी। और जब ये गोलीय होता है तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर ये होता है। इस केस में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण P2 इज इक्वल टू 0 होता है, और इस केस में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक होता है, दैट इज 0, और इस केस में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण ये धनात्मक होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण से हमें जानकारी मिलती है कि नाभिक की सममिति, उसमें आवेश वितरण की सममिति गोलीय है या दीर्घवृत्तीय है, या दीर्घवृत्तीय किस तरह का दीर्घवृत्त है, लंबाक्ष या दीर्घाक्ष। थैंक यू।